नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल में, जिसमें हम रीट के पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करते हैं। और रीट के पुराने प्रश्न पत्रों में भूगोल विषय से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके विश्लेषण की अपनी जो श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला में आज हम भारत के भूगोल पर कुछ एक बातें करेंगे। भारत के भूगोल में परिवहन और जनसंख्या के जो टॉपिक हैं उनसे कुछ जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों की व्याख्या करेंगे और उनके आसपास की कुछ बातें हमें यहाँ पर करनी है। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके आसपास से कौन कौन से अन्य प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, वो सारी व्याख्या हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, रीट परीक्षा 2017 में यह प्रश्न आया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? तो देखिए प्रश्न रीट परीक्षा 2017 में पूछा गया और ये प्रश्न आया है जलमार्ग के टॉपिक से। आपको परिवहन का जो टॉपिक है उसमें से प्रश्न सड़क परिवहन में से, वायु परिवहन से, रेल परिवहन से या जल परिवहन से, इन कई बिंदुओं से आ सकते हैं। और ये प्रश्न जल परिवहन में से पूछा गया है। जल परिवहन में आपको राष्ट्रीय जलमार्ग या नेशनल वाटरवे का ये प्रश्न पूछा गया है। भारत में जो राष्ट्रीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण जो है उसके द्वारा कुछ नदियों में, नहरों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने के लिए जलमार्गों का विकास किया गया है। और ऐसी स्थिति में हमें उन जलमार्गों की स्थिति देखनी होती है कि कौन सा जलमार्ग कहाँ पर है। वर्तमान में उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन शुरुआत में जो 4-5 मुख्य राष्ट्रीय जलमार्ग थे उन पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा जलमार्ग कौन से भागों को आपस में जोड़ता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, 2, 3, 4, ये आपको लगातार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर सही उत्तर देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से लेकर धुबरी तक जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। तो नेशनल वाटरवे 2 या 2 नंबर राष्ट्रीय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी में आपको सदिया से धुबरी तक देखने को मिलता है और उसी के बारे में आपको प्रश्न किया गया था। तो ये पिछली रीट परीक्षा का प्रश्न है, बहुत आसान सा पूछा गया। अब आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इन राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो उनकी हम थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन सा जलमार्ग कौन से स्थानों को आपस में जोड़ता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, नेशनल वाटरवे 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी में आपको देखने को मिलेगा। और देखिए गंगा नदी में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हम चलेंगे तो इलाहाबाद से लेकर पश्चिम बंगाल के तट पर जो हल्दिया है वहाँ तक इस नदी को जलमार्ग के रूप में विकसित किया गया है। यह भारत का पहला जलमार्ग है, सबसे लंबा जलमार्ग भी है। 1620 किलोमीटर की लंबाई में यहाँ पर नौका संचालन की सुविधा हमें प्राप्त होती है। इलाहाबाद से लेकर हम यहाँ पर चलेंगे पश्चिम बंगाल में तो देखिए फरक्का तक ये गंगा नदी है। फिर गंगा की जो मुख्य धारा है वो बांग्लादेश की तरफ चली गई है और गंगा की एक शाखा जो पश्चिम बंगाल में से होकर प्रवाहित होती है जिसका नाम है कौन सी, हुगली। तो गंगा इलाहाबाद से लेकर फरक्का तक और फरक्का से लेकर हल्दिया तक हुगली को मिलाते हुए, दोनों गंगा और हुगली इस शाखा को मिलाते हुए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विकास किया गया है। प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कौन से 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है? तो इलाहाबाद को ये हल्दिया से जोड़ने का काम करता है। गंगा नदी के रूप में आप देखेंगे इलाहाबाद से फरक्का तक और उसके बाद में ये जिसकी गंगा की जो शाखा है हुगली उसमें ये देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में। 1620 किलोमीटर लंबा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये भारत का। तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की स्थिति है। सामान्यतः परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का ही प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आपकी रीट परीक्षा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का प्रश्न पूछा गया है। तो वैसे देखा जाए तो शुरुआत के जो 4-5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे वो काफ़ी महत्व वाले थे और उन्हीं से ज़्यादातर ये प्रश्न आपको किए गए थे। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के बाद में नेक्स्ट अगली बात हम करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, नेशनल वाटरवे 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की स्थिति देखिए। यही प्रश्न आपको पिछले रीट परीक्षा में पूछा है
कि इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का आपको नाम भी दिया गया और दोनों स्थानों के नाम भी दिए गए। ये देखिए यहाँ पर आपको तिब्बत में ये नदी देखने को मिल रही है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र। और यहाँ पर विशेष रूप से हम इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। जैसे ये भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पर असम में इसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। असम में सदिया से लेकर धुबरी तक का जो भाग है वो ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है, वो नौकायन योग्य है और उसे राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित किया गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी तक जो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है वो कितना है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। और संख्या ये आपको पूछी गई थी कि कितना नंबर राष्ट्रीय जलमार्ग है सदिया से लेकर धुबरी तक, तो 2 नंबर है। 891 किलोमीटर ये है लंबा है। ये है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की स्थिति। एक आपने देखा गंगा नदी में और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी में देखने को मिलता है। ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की बात हुई। 2 के बाद में नेक्स्ट अगली चर्चा हम यहाँ पर करते हैं, वो देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या आपको दक्षिणी भारत में केरल में मिलेगा। और देखिए केरल में ये है, यहाँ पर केरल के दक्षिणी किनारे कोल्लम से लेकर उत्तर में कोटापुरम तक है, 205 किलोमीटर की लंबाई में ये राष्ट्रीय जलमार्ग बना हुआ है। यहाँ पर केरल में जो तटीय नहरें हैं, इस जो झीलों को आपस में जोड़ती हैं, उन नहरों को आपस में जोड़ते हुए यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 बनाया गया है। 205 किलोमीटर ये लंबा है। और जो केरल के प्रमुख कयाल हैं, मुख्य झीलें हैं, उनको कुछ नहरों के माध्यम से जोड़ा गया है और उनको आपस में जोड़ते हुए इस जलमार्ग का विकास किया गया है। ये स्थिति थी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 के बाद में अगली बात हम करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, नेशनल वाटरवे 4। 4 नंबर किसको जोड़ता है, कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर अधिकतर तो जो प्रश्न आते हैं वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इन्हीं से पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 का हम यदि प्रश्न देखें तो देखिए 4 नंबर जो है वो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से लेकर आगे पुदुचेरी तक के तटीय नहर के रूप में है। इस राष्ट्रीय जलमार्ग को हम देखें तो इसका जो तटीय नहरों से आगे का भाग है वो गोदावरी और कृष्णा नदियों के रूप में भी है। गोदावरी में राजमुंद्री से लेकर भद्राचलम तक और कृष्णा नदी में विजयवाड़ा से लेकर वजीराबाद तक, ये सारा क्षेत्र इसमें शामिल किया गया है। तो इस किनारे पर तटीय नहर को और गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियों को मिलाते हुए कुल 1095 किलोमीटर की लंबाई में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 का विकास किया गया है। तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की स्थिति। सामान्यतः बात आप ऐसा कह सकते हो कि काकीनाडा से लेकर पुदुचेरी तक है और इसके 2 भाग आपको गोदावरी नदी में राजमुंद्री से भद्राचलम तक और कृष्णा नदी में विजयवाड़ा से वजीराबाद तक मिलते हैं। ये स्थिति हुई राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 के बाद में अगला राष्ट्रीय जलमार्ग हम देखें, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है 5। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 यहाँ पर ओडिशा के तटीय भागों में आपको मिलता है। देखिए यहाँ पर जियोनखली से ये शुरू होकर आगे हम चलेंगे तो देखिए चरबतिया तक पूर्वी तटीय नहर के रूप में है। उसके बाद में चरबतिया से लेकर धमरा तक ये मताई नदी के रूप में आपको देखने को मिलता है। इधर हम देखें तो देखिए ब्राह्मणी नदी में ये तलचर से लेकर यहाँ पर किनारे तक हम चलेंगे धमरा तक, वहाँ पर मिलेगा। और महानदी के डेल्टाई क्षेत्रों में अब देखेंगे तो मंगलगढ़ी से लेकर आगे पारादीप तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 का विकास किया गया। कुल मिलाकर 623 किलोमीटर में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 का विकास किया गया है। तो देखिए इस तरीके के आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं राष्ट्रीय जलमार्गों से प्रश्न वैसे कम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परिवहन के टॉपिक से ज़्यादातर जो प्रश्न आता है वो सड़क मार्ग से पूछ लिया जाता है। कई बार सड़क मार्ग में भी देखिए अधिकतर जो चांस होते हैं उसमें 2-3 मुख्य बातें आपको पूछी जाती हैं। जैसे एक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, उसका बहुत प्रश्न आता है। उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, इनका प्रश्न आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अलावा भी यदि हम देखें तो एक महत्वपूर्ण जो परियोजना थी सड़क विकास की, जिसका नाम था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना,
उससे भी परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ योजनाओं के बारे में, कुछ बड़ी सड़कों के बारे में, सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, ऐसे प्रश्न आपको सामान्यतः परिवहन में से पूछे जाते हैं जब सड़क परिवहन का प्रश्न आता है। आपका जो आगे टेस्ट होगा उसमें सड़क परिवहन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर हम जो विश्लेषण कर रहे हैं वो पिछले पेपर में जो प्रश्न पूछा गया उसका कर रहे हैं, और उसमें जलमार्ग का प्रश्न पूछा गया, इसलिए हमने जलमार्ग के जो भी बातें थी उनका विश्लेषण किया। लेकिन आपका जो टेस्ट होगा उसमें सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, उनसे भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे भी। तो ऐसी बातों को आपको ध्यान में रखना है जो जो आपको मुख्य बातें बताई गई। इसके अलावा रेल परिवहन में भी जो उसके मंडल हैं, जोन हैं, उनके बारे में प्रश्न किया जा सकता है, उनके मुख्यालयों के बारे में प्रश्न किया जा सकता है, कितनी दूरी में ट्रैक का निर्माण हुआ है, ऐसी बातें पूछी जा सकती हैं। वायु मार्ग में कुछ प्रमुख हवाई अड्डों के प्रश्न ऐसे सामान्यतः परीक्षा में बनते हैं, तो आपको परिवहन के टॉपिक में उनका ध्यान में रखना चाहिए। जलमार्ग में जब भी प्रश्न आता है तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का प्रश्न ज़्यादातर आता है, कभी कभार 2 का पूछ लिया जाता है, इसलिए पिछली रीट परीक्षा में आपको 2 का पूछा गया। हमने यहाँ पर जो व्याख्या की है वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 से लेकर 5 तक के राष्ट्रीय जलमार्गों की है। बाकी जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व के नहीं है, इसलिए हमने सबकी यहाँ पर चर्चा नहीं की है। तो ये तो हमारी कुछ बात हुई राजस्थान में, इसमें भारत में परिवहन के टॉपिक के संदर्भ में। यहाँ पर नेक्स्ट अगली बात हम करें तो देखिए, भारत में जो जनसंख्या है, जनगणना का जो प्रश्न है वो आपको प्रश्न पूछा जाएगा। कन्फर्म ही एक क्वेश्चन आपको आना ही है, और ये जो क्वेश्चन आएगा वो सीधा सीधा आंकड़ों पर आधारित होगा। आपको 2011 की जनगणना को ढंग से पढ़ना होगा, और परीक्षा के पहले दिन भी उसका विशेष रूप से रिवीजन आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत कम जो आपके अध्ययन सामग्री है उसमें से एक प्रश्न आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। ये देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है उसमें ऐसा लिखा गया है कि 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार पुरुष साक्षरता की दर कितनी थी। पुरुष साक्षरता की दर भारत में 80% से अधिक है, 80.9% आपको मिलती है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उनमें नज़दीक का ऑप्शन था वो 82.14 था। ये प्रोविजनल डाटा में था, अनंतिम आंकड़ों में था। अंतिम का पूछा गया, अनंतिम का आपको ऑप्शन दिया गया, तो जो वास्तविक पुरुष साक्षरता थी फाइनल डाटा में वो आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिला। लेकिन ऐसी स्थिति में आपने जो प्रोविजनल पढ़ा है उसको फिर आपको टिक करना चाहिए यदि आपको फाइनल डाटा नहीं मिल रहा है। ये एक बड़ी समस्या है जनगणना के टॉपिक में, क्योंकि हम जो डाटा पढ़ के जाते हैं, प्रोविजनल पढ़ के जाते हैं, फाइनल पढ़ के जाते हैं, कई बार परीक्षा में प्रोविजनल पूछ लिए जाते हैं, कई बार फाइनल पूछ लिए जाते हैं, कई बार ऑप्शन में दिक्कत आ जाती है। तो आपको ध्यान में तो दोनों ही तरीके के रखने चाहिए, प्रोविजनल कौन से थे और फाइनल कौन से थे, क्योंकि ये जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न वो दोनों ही तरीके के पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जिनको जो भी अभ्यर्थी थे उनको 82.14% पर टिक करना चाहिए था, क्योंकि नज़दीक का यही ऑप्शन था और ये प्रोविजनल डाटा में था भी। फाइनल डाटा के इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया था। नेक्स्ट दूसरा हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन आया बिहार और त्रिपुरा। तो देखिए भारत की यदि हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो है बिहार का और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। तो देखिए अधिकतम और न्यूनतम पूछा है तो उत्तर आना चाहिए बिहार और अरुणाचल प्रदेश। पहला ऑप्शन बिहार और त्रिपुरा है, अर्थात यहाँ अरुणाचल प्रदेश नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम अरुणाचल का है लेकिन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल का नहीं है। 2001 की जनगणना में तो पश्चिम बंगाल का था, लेकिन 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल गलत हो गया, इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिए केरल और सिक्किम, इन दोनों में ही आपको अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात नहीं मिलती है। चौथा ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश और मिजोरम, ये भी दोनों नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो चारों ही ऑप्शन इसके गलत थे जो आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा गया उसके। यहाँ पर ऑप्शन या तो ये आता बिहार और अरुणाचल प्रदेश, तब ये सही हो जाता तभी, या इस दूसरे ऑप्शन में पश्चिम बंगाल की जगह क्या आ जाता, बिहार आ जाता, तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता था, लेकिन सारे ही ऑप्शन आपको दे दिए गए गलत।
अब इसी तरीके के आपको कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो भारत की जनगणना के संबंध में कुछ एक मुख्य फैक्ट हैं, जैसे कुल जनसंख्या, जनसंख्या की वृद्धि दर, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, इन पर प्रश्न आते हैं। तो इनको हम थोड़े यहाँ पर संक्षिप्त सा इनका हम वर्गीकरण देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना के आंकड़ों की स्थिति क्या है। तो देखिए, सबसे पहले कुल जनसंख्या की हम बात कर लें। भारत की जो कुल जनसंख्या है वो 1 अरब 21 करोड़, या हम कहते हैं लगभग 121 करोड़ भारत की जनसंख्या है। विश्व की कुल जनसंख्या में 17.5% के आसपास अकेले भारत की जनसंख्या आपको मिलती है। और उसमें भी देखा जाए तो देखिए, भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या आपको कौन कौन से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिलती है। तो देखिए, राज्यों में स्थिति देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास है, जो दुनिया के बहुत सारे देशों से ज़्यादा है। कुछ एक देशों जिनमें चीन, हम USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इनको छोड़ दें तो उनके बाद में सर्वाधिक जनसंख्या आपको उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मिलती है। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य भारत में आपको मिलता है कौन सा? सिक्किम, जिसकी जनसंख्या बेहद कम है, लगभग 6 लाख से अधिक है थोड़ी। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, जो 1.5 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है, और लक्षद्वीप की आपको सबसे कम मिलती है। ये स्थिति आपको कुल जनसंख्या के संदर्भ में देखा जाए तो भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। विश्व की जनसंख्या में अच्छा प्रतिशत है। सर्वाधिक जनसंख्या में उत्तर प्रदेश राज्य है, न्यूनतम में आपको सिक्किम मिलता है। कुल जनसंख्या का भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। 121 करोड़ कह दें या हम कह दें 1.21 अरब कह दें, या कह दें 1 अरब 21 करोड़ कह दें। कई बार मिलियन में भी आपको जनसंख्या पूछ ली जाती है। तो देखिए, 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, इसलिए 121 करोड़ को हम कहेंगे कितना? 1210 मिलियन। तो जनसंख्या भारत की 121 करोड़ या 1.21 अरब कह सकते हो, या मिलियन में कहें तो 1210 या 1210 मिलियन भारत की जनसंख्या है। अब भारत की जनसंख्या का ये जो ग्राफ है, कैसे ये बढ़ी है, उसकी हम थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करें। वैसे तो आपको पूछा जाना है वो 2011 का ही आंकड़ा पूछा जाना है, लेकिन पिछले 100 वर्षों का इतिहास क्या रहा है वो यदि हम देखें तो देखिए, 1901 में भारत की जनसंख्या लगभग 238 मिलियन, या हम कहते 23.8 करोड़ थी। 1911 में ये 25.2 करोड़ है, और 1921 में 25.1 करोड़ हो गई। तो 1911 से लेकर 1921 तक की बात करें तो जनसंख्या में कुछ कमी आई। उसके बाद में हम देखें तो 1931 में, 41 में, 51 में, 1951 तक जनसंख्या बहुत कम बढ़ी है, बढ़ने की दर बहुत कम थी। लेकिन देखिए, 1951 से लेकर 1981 तक हम देखें तो भारत की जनसंख्या का जो ग्राफ है बहुत तेज़ी से बढ़ा है। उसके बाद में भी जनसंख्या तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। 1981 में भी हम देखें तो जनसंख्या 68.3 करोड़ हो चुकी थी, जो 1951 में 36 करोड़ थी। तो लगभग इन 1951 से लेकर 81 तक 30 सालों में जनसंख्या दोगुने के लगभग हो गई थी। 36 करोड़ से हम देखें 68 करोड़ तक हो चुकी थी, तो लगभग दोगुनी हो गई थी। लेकिन आगे की स्थिति हम देखें इस समय, वो और भी आपको अधिक खतरनाक देखने को मिल सकती है। 81 के बाद में देखें तो 1991 तक भारत की जनसंख्या 84.6 करोड़ हो चुकी थी। यहाँ पर 2001 की बात करें तो 1 अरब 2 करोड़ या 102 करोड़ हो चुकी थी, और 2011 की बात करें तो 121 करोड़ भारत की जनसंख्या हो चुकी है। तो भारत की जनसंख्या का 1901 से लेकर 2011 तक का इतिहास आपके सामने यहाँ पर एक चार्ट के रूप में दिखाया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। कई बार पिछले 100 सालों की हिस्ट्री से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखिए, प्रारंभ में बढ़ने की दर कम थी, उसके बाद में बढ़ने की दर अधिक हुई है। ये स्थिति कुल जनसंख्या के संदर्भ में आपको देखनी है 1901 से लेकर 2011 तक। कुल जनसंख्या के अलावा जनसंख्या इस जनगणना के टॉपिक पर अगला प्रश्न आपको जो पूछा जाता है वो कई बार वृद्धि दर का प्रश्न पूछा जाता है। तो दूसरी बात हम यहाँ पर वृद्धि दर की करेंगे। 2011 की जो जनगणना है उसमें भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है वो
17.7% है। 17.7% की दशकीय वृद्धि दर हमने 2001 से 2011 की अवधि में रिकॉर्ड की है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर आपको देखने को मिली है 1961 से 71 के दशक में 24.80% हो चुकी थी, और न्यूनतम हमें 1911 से 21 के दशक में -0.31%। 1911 से 21 के दशक में देखें तो 1921 की जनगणना में कुल जनसंख्या 1911 की तुलना में कम हो गई थी। हमने थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर बात की थी। यहाँ पर देखिए ये जो वृद्धि दर है वो आपको माइनस में मिल रही है, -0.31%। यदि हमें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य देखें तो वो मेघालय है। वर्तमान में 2011 की गणना में 27.95% उसकी वृद्धि दर रही है। न्यूनतम में नागालैंड है। नागालैंड की वृद्धि दर माइनस में रही है। नागालैंड की कुल जनसंख्या 2001 की तुलना में आपको कम मिली है, -0.6% आपको इसकी वृद्धि दर देखने को मिलती है। केंद्र शासित प्रदेशों में दादर एवं नागर हवेली की आपको जो वृद्धि दर है वो सबसे ज़्यादा मिलती है, 5.9%। लक्षद्वीप में की यदि हम बात करें तो उसकी जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो सबसे आपको कम देखने को मिलती है केंद्र शासित प्रदेशों में। तो दशकीय वृद्धि दर में कुल दशकीय वृद्धि दर का प्रश्न कई बार परीक्षा में आया कि 2011 में कुल दशकीय वृद्धि दर क्या रही। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला दशक कौन सा था, तो 61 से 71 तक। न्यूनतम वृद्धि दर वाला दशक था 1911 से 1921 का, ये पूछा जाता है। कई बार ऐसा पूछते हैं कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, कई बार ऐसा पूछते हैं न्यूनतम वाला कौन सा है। तो ये कुछ सामान्य से प्रश्न है जो आपको वृद्धि दर पर पूछे जाते हैं। वृद्धि दर का हम यहाँ पर फिर से इतिहास देखेंगे कि पिछले 100 वर्षों में भारत की जो ग्रोथ रेट है उसका इतिहास क्या है। तो देखिए यहाँ पर 1901 से लेकर 1911 तक की बात की जाए तो वहाँ पर ग्रोथ रेट थी 5.75%। 11 से 21 में ग्रोथ रेट माइनस में है, -0.31%। 21 से 31 तक यहाँ पर फिर 11%, ये कुछ बढ़ी है, लेकिन इसमें वृद्धि हम देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 1971 की बात करते हैं, ये 1961 से 71 का दशक है, तो 1971 में भारत की जो वृद्धि दर थी वो 24.80% थी। 71 में मैक्सिमम थी, इसलिए ये बात कई बार पूछी जाती है। 81 में बहुत कम तो नहीं हुई है, थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन 71 और 81 में लगभग देखिए उसी टॉप पर बनी हुई है। 91 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 91 में 23.87, यानी 1971, 81 और 91 इन तीन जनगणना के दशकों में देखा जाए तो भारत की जो वृद्धि दर का ग्राफ है वो 24% के आसपास जा रहा है। और इतनी जो तीव्र वृद्धि दर हुई है उसको हम जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कह सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था थी यहाँ पर। इसके बाद में देखिए 91 से लेकर 81 के बाद में ही कह सकते हैं कि गिरावट आ रही है वृद्धि दर में। 2001 में आपको 21.54 मिली और 2011 की बात करें तो 17.71। तो वृद्धि दर में गिरावट आ रही है। 71 के बाद से हमेशा वृद्धि दर घट रही है, लेकिन ये देखिए कुल जनसंख्या बहुत तेजी से फिर भी बढ़ रही है। इस समय की यदि बात की जाए तो अब जनसंख्या बढ़ तो रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने की जो दर है उसमें गिरावट आ रही है। इस काल को हम घटती दर से वृद्धि का काल कह सकते हैं। प्रारंभ में जो काल था वो मंद वृद्धि का काल था। मंद वृद्धि के काल के बाद में 1951 के बाद में विस्फोटक वृद्धि का काल आया, और वर्तमान में हम देखें तो घटती दर से जनसंख्या वृद्धि का काल चल रहा है। अभी 17.7% आपको वृद्धि दर मिल रही है। 71 में ये 24.8% थी, और 1921 की हम बात करें तो वो माइनस में भी थी, -0.31%। ये स्थिति है जनसंख्या वृद्धि दर की। वृद्धि दर के बाद में अगला पॉइंट, कई बार परीक्षा में जनसंख्या घनत्व का प्रश्न आता है और आया भी है आपकी परीक्षा में कि किसका जनसंख्या घनत्व अधिक है कम है, ऐसा प्रश्न। तो देखिए जनसंख्या घनत्व की यदि बात करें तो 2011 की जनगणना में भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, एवरेज जो निकाला 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आया है। 2001 की जनगणना में हम देखें तो ये था कितना, मात्र 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो पिछले 10 वर्षों में प्रति वर्ग किलोमीटर में जो वृद्धि हुई है वो 325 से बढ़कर कितने हो गए हैं, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में।
हो गए हैं। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जो बढ़ोतरी हुई है वो 57 व्यक्तियों की हुई है। कई बार ऐसा प्रश्न भी होता है कि 2001 से 2011 की अवधि में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग बढ़े हैं, तो 57 बढ़े, क्योंकि पहले प्रति वर्ग किलोमीटर 325 थे, अब प्रति वर्ग किलोमीटर 382 हैं। एक तो ये बात पूछी जाती है। दूसरी देखिए, सर्वाधिक और न्यूनतम वृद्धि दर वाले, ये सर्वाधिक और न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है वो राज्य कौन से हैं, तो देखिए सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार, जिसका घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और न्यूनतम में है अरुणाचल प्रदेश, जिसका घनत्व है मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जो कि मात्र 46 आपको मिलता है। तो देखिए आपकी रीट परीक्षा में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य पूछे गए। सर्वाधिक में बिहार था और न्यूनतम में अरुणाचल प्रदेश था, लेकिन उस प्रश्न में कोई भी विकल्प ऐसा नहीं था जिसमें बिहार और अरुणाचल प्रदेश का नाम एक साथ दिया हुआ था, इसलिए वो प्रश्न बोनस गया, उसका कोई भी उत्तर सही उस समय नहीं था। पिछले 100 वर्षों में जनसंख्या घनत्व का इतिहास क्या रहा है उसको यदि हम देखें तो देखिए 1901 में भारत में जनसंख्या घनत्व मात्र 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थे। 1911 की हम बात करें तो 82 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थे। 2011 में हम देखें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1911 में मात्र 82 और 2011 में 382। तो पिछले 100 वर्षों में 1911 से लेकर 2011 तक इन 100 वर्षों में प्रति वर्ग किलोमीटर में 300 लोग बढ़ गए हैं। पहले देखिए 1911 में मात्र 82 थे और 2011 में कितने हो गए, 382 हो गए। इसमें भी देखिए 1951 में ये 100 से ऊपर लगभग 117 के आसपास हम देखते हैं, और जो लगातार बढ़ने का ग्राफ है वो यहाँ तक 2011 तक की स्थिति देखें तो कितना हो चुका है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो चुका है। ये स्थिति है इसमें आपके जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व के बाद में अगला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, वो है लिंगानुपात का प्रश्न। लिंगानुपात की स्थिति देखें तो देखिए 2001 में 2011 में भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना रहा है, 943। जो प्रोविजनल डाटा थे उसमें 940 था, इसलिए कई परीक्षाओं में 940 ही ऑप्शन आता है, 943 आता भी नहीं है। लेकिन जो फाइनल डाटा है उसमें जो भारत का लिंगानुपात है वो कितना है, 943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य देखा जाए तो वो केरल है, जिसका लिंगानुपात 1084 है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। न्यूनतम में देखा जाए तो हरियाणा है, जहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या मात्र 879 है। तो केरल में महिलाओं की संख्या अधिक है, हरियाणा में महिलाओं की संख्या आपको काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक में केरल और न्यूनतम में कौन सा है, हरियाणा आपको मिलता है। केंद्र शासित प्रदेशों की यदि हम बात करें तो देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक आपको जो लिंगानुपात मिलता है पुदुचेरी का मिलता है, जो कि 1000 से ऊपर है, और केंद्र शासित प्रदेशों में दमन दीव का सबसे कम है, जो मात्र 618 आपको मिलता है। ये लिंगानुपात की स्थिति है। पिछले 100 वर्षों में यदि हम लिंगानुपात की बात देखें तो भारत के लिंगानुपात में किस तरीके से गिरावट आई है उसका आपके सामने एक ग्राफ है। 1901 में जो भारत का लिंगानुपात है वो था कितना, 972। उस आंकड़े को उसके बाद में आज तक भी ये नहीं छुपा है, उसके बाद में गिरावट ही आपको देखने को मिली है। देखिए 1911 में ये 964 हुआ, फिर 955, 50, 45, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा, 46 हुआ, फिर 41, फिर 930। 1971 में आपको कितना मिला है, 930। इसके बाद में 81 में 934, 91 में 927, 2001 में 933, और 2011 में हो चुका है कितना, 943। आज तक के इतिहास में देखा जाए तो सबसे कम लिंगानुपात आपको मिला है 1991 में, जो कि कितना है, 927 है। परीक्षाओं में कई बार प्रश्न भी आता है कि कौन से दशक में भारत का लिंगानुपात सबसे कम था। 1991 में सबसे कम था और मात्र कितना था, 927 स्त्रियां थी प्रति 1000 पुरुषों पर। तो ये लिंगानुपात की स्थिति है पिछले 100 वर्षों के इतिहास में यदि देखा जाए तो। जनगणना के टॉपिक में लिंगानुपात के अलावा अगली बात आपको जो पूछी जा सकती है वो साक्षरता की पूछी जा सकती है।
भारत की कुल साक्षरता यदि देखी जाए तो वो लगभग 73% है। 73% लोग साक्षर हैं। पुरुषों की साक्षरता उसमें देखी जाए तो 80.9% है और महिलाओं की यदि देखी जाए तो 64.6% है। यहाँ पर पुरुषों की साक्षरता का ये जो आंकड़ा है, ये आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है और प्रोविजनल में जो आंकड़ा था वो 82.14% था, वो आपको पूछ लिया गया। तो यहाँ पर वही ऑप्शन उस समय के हिसाब से आपको टिक करना था, 80.9% यदि नहीं आता है। यदि हम भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य देखें तो केरल है। केरल की कुल साक्षरता भी सबसे ज़्यादा है। केरल में पुरुष साक्षरता भी सबसे ज़्यादा है। पूरे देश की पुरुष साक्षरता में भी पहला स्थान केरल का है। पूरे देश में महिला साक्षरता में भी पहला स्थान किसका है? केरल का है। तो केरल की कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता तीनों में ही देखा जाए तो भारत में पहला स्थान आता है किसका? केरल का आता है। और सबसे अंतिम स्थान आता है किसका? बिहार। बिहार की साक्षरता सबसे कम है। पुरुष साक्षरता में भी बिहार सबसे नीचे है, महिला साक्षरता में भी बिहार सबसे नीचे है। यहाँ पर यदि हम देखें तो महिला साक्षरता की यदि बात की जाए तो उसमें सबसे नीचे तो बिहार है, लेकिन बिहार से जस्ट ऊपर नीचे से 2 नंबर पर राजस्थान का नाम आता है महिला साक्षरता की दृष्टि से। और यदि हमें कुल साक्षरता की बात करें तो भी नीचे से हम देखें तो बिहार के बाद में जैसे जैसे हम चलेंगे तो वहाँ पर राजस्थान काफ़ी नीचे वाले राज्यों में ही आ रहा है। महिला साक्षरता में तो जस्ट 2nd नंबर पर ही आ रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में आपको सर्वाधिक मिलेगी और दमन एवं दीव में आपको सबसे ये कम देखने को मिलती है। ये स्थिति है साक्षरता की भारत में। जनगणना के टॉपिक में से आपको सामान्यतः कुल जनसंख्या, जनसंख्या की वृद्धि दर, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको आप 2011 की जनगणना के लिए विशेष रूप से सर्वाधिक, न्यूनतम, इन बिंदुओं को ध्यान करते हुए जरूर पढ़ें। तो ये कुछ बातें जनगणना के संबंध में थी। और आपका जो शेड्यूल दिया गया था उसमें 4थे शेड्यूल में जो टॉपिक थे उनमें से एक और टॉपिक है उपभोक्ता जागृति का। उससे भी एक प्रश्न आपको पूछा गया है, उस प्रश्न की भी हम बात कर लेते हैं। और बहुत ही आसान सा प्रश्न आपको पूछा गया आरटेट परीक्षा 2012 में। प्रश्न क्या था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में लागू किया गया था। यहाँ पर 1986 सही था, 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का धोखा नहीं हो, उनका शोषण नहीं हो, इसके प्रावधान किए गए इस एक्ट में। और इसमें उपभोक्ताओं को कई तरीके के अधिकार प्रदान किए गए हैं। संरक्षण का अधिकार, जो भी माल बिक रहा है वो शुद्ध बिकना चाहिए, उनको उचित मूल्य पर वस्तु को प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर प्राप्त करने का अधिकार है, चयन का अधिकार है, उनको उस वस्तु के बारे में पर्याप्त जानकारी का अधिकार है, उपभोक्ता को शिकायत का भी अधिकार है, उपभोक्ता को शिकायत के विरुद्ध न्याय प्राप्त करने का अधिकार भी है और उपभोक्ताओं को उपभोक्ताओं की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई वो 3 स्तर पर व्यवस्था थी। उसमें राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग है, राज्य स्तर पर हम देखें तो राज्य उपभोक्ता आयोग था और जिला स्तर पर जो व्यवस्था की गई थी उसमें जिला मंच। ये अलग अलग मामलों की सुनवाई के लिए आयोग बनाए गए थे। जिला मंच पर देखा जाए तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई की जाती थी। राज्य आयोग में 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई की जाती थी और राष्ट्रीय आयोग में 1 करोड़ रुपए से अधिक के मामलों की सुनवाई की जाती थी। लेकिन वर्तमान में इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित किया गया है और नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आ चुका है 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत ये 3 स्तर की व्यवस्था तो आपको मिलेगी, लेकिन इसमें जो सुनवाई जितने मामलों की जाती है तो ये जो सीमा है ये बढ़ा दी गई है। अब जिला मंच 20 लाख रुपए तक की नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई करेगा। राज्य आयोग की यदि बात करें तो राज्य आयोग अब 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई करेगा। और यदि हम राष्ट्रीय आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय आयोग अब 10 करोड़ रुपए से अधिक के मामलों की सुनवाई
करेगा। तो ये व्यवस्था में बदलाव किया गया है। जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर जो मामलों की सुनवाई की जाती है उसमें जिला मंच के जो फैसले से असंतुष्ट उपभोक्ता होते हैं वो 30 दिन के भीतर राज्य आयोग में जा सकते हैं। इसके फैसले से असंतुष्ट होते हैं वो 30 दिन में राष्ट्रीय आयोग में भी जा सकते हैं, और राष्ट्रीय आयोग के फैसले से असंतुष्ट होते हैं वो 30 दिन में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। उपभोक्ताओं की जागृति के लिए सरकार ने कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं। उनको शिक्षा देने के लिए जागो ग्राहक जागो जैसी जो थीम है उसके ऊपर कई तरीके के उनके लिए प्रावधान किए गए हैं, ताकि उपभोक्ता खरीदारी करते वक्त बहुत सारी वस्तुओं का ध्यान रखें। जैसे ज्वेलरी खरीदते वक्त वो हॉलमार्क देखें, अन्य सामान खरीदते वक्त वो ISI मार्क देखें, जो खाद्य सामग्री है वो खरीदते समय वो सामान्यतः FPO या FSSAI ये इस तरीके के मार्क देखें, एग मार्क देखें। तो इस तरीके के जो इंडिकेशन मार्क हैं जो किसी भी सामग्री के शुद्ध होने, सही होने इसकी जानकारी देते हैं, उनको भी उपभोक्ताओं को देखना चाहिए। तो ऐसी बातें भी इस टॉपिक से आपको पूछी जा सकती हैं। आपके जो चौथे शेड्यूल में जो टॉपिक दिए गए थे उनमें आज हमने भारत में परिवहन पर एक दो जो प्रश्न पूछे गए उनकी बात की, भारत की जनगणना पर कुछ एक प्रश्न पूछे गए उनकी बात की, और उपभोक्ता संरक्षण पर एक प्रश्न आया उसकी हमने यहाँ पर चर्चा की। आपका जो आगे चलकर टेस्ट होगा उसमें परिवहन से जुड़े हुए, जनगणना से जुड़े हुए और इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से जुड़े हुए कुछ प्रश्न या उपभोक्ता जागृति से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो उन सभी की आपको तैयारी करते हुए रखनी चाहिए। ये आपकी हम देखें तो चौथे शेड्यूल में जो आपके सिलेबस के टॉपिक दिए गए थे उनकी अंतिम क्लास थी, और इसके बाद में आपका जो टेस्ट होगा उसके जो प्रश्न होंगे उनके विश्लेषण के या उनके सॉल्यूशन के साथ फिर से अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।